हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति जिसको जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत है 1942 में होती है। शुरुआत करते हैं, इससे पहले क्रिप्स प्रस्ताव तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था। उसका फेलियर होने के बड़े कारण यही थे क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पार्शियली पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया था। एक तो यही कारण था। दूसरा बड़ी बात था कि डोमिन स्टेटस देने की बात कर रहा था, जबकि इंडियंस को चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तीसरा रीजन ये था कि क्रिप्स प्रस्ताव में ये कहा गया था कि जो पावर ऑफ गवर्नर जनरल हैं वो इंटैक्ट रहेंगी, यानी कि उसकी पावर्स में कुछ कमी नहीं आएंगी। और चौथा ये था, जो डिफेंस अफेयर्स रहेंगे, डिफेंस अफेयर्स रहेगा या जो डिफेंस कमेटी बनाई जानी थी उसमें इंडियंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होना था। तो इन वजह से क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। अब तो क्रिप्स मिशन वापस लौट जाता है ब्रिटेन, और उसके बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार करके अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील करी। अब तक गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि चीजें इस प्रकार से काम करने वाली नहीं है। वर्धा प्रस्ताव, वर्धा सबसे बड़ी बात है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, राइट। तो 14 जुलाई को एक तारीख याद रखनी है। वर्धा प्रस्ताव कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक कांग्रेस की एक कार्य समिति जो होती थी ना, उसकी एक बैठक आयोजित हुई। याद रखिएगा, ये आईएनसी का ये सेशन नहीं है, अधिवेशन नहीं है, कार्य समिति आयोजित की गई। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पहली बार पारित कहाँ पे किया गया था, तो 14 जुलाई 1942 वर्धा। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहे थे? मौलाना आजाद। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 1940 से लेकर 1946 तक मौलाना अबुल कलाम ने जितनी भी कांग्रेस की कमिटीज की मीटिंग्स हुई हैं या सेशंस हुए हैं, उन सबको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही हेल्ड किया है। गांधी जी ने प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे कि अंग्रेजों को भारत नहीं छोड़ना चाहिए। वो कांग्रेस के अंदर के नहीं थे, बाहर के भी थे, कुछ लोग कांग्रेस के अंदर के भी थे। ये सही समय नहीं है। तब गांधी जी ने उनको चुनौती देते हुए कहा था कि अगर मैं चाहूं तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वी ऑल नीड इन आवर लाइफ। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं। तो ये वर्धा में कब हुआ था? 14 जुलाई को। अब 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक इलाका है ग्वालियर टैंक, तो एक मैदान था। मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, कब? 8 अगस्त को। अब इस प्रस्ताव को पेश करने वाले कौन है? नेहरू जी ने पेश किया है और यह प्रस्ताव पारित हुआ। अब इतनी चीज हमें याद रखनी है कि नेहरू जी ने प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, प्रस्ताव पेश करने वाले कौन है? नेहरू। लेकिन इसका आलेख यानी कि ड्राफ्ट बनाया किसने? तो किस किसने? गांधी जी ने नेहरू और मौलाना जी के साथ में मिलकर। ये एक यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि अगस्त, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बनाया किसने? गांधी जी ने। किस किस के साथ मिलकर? नेहरू और मौलाना। ठीक है ना। तो NAG से याद रखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव नाग, नेहरू, अबुल कलाम आजाद और दी से गांधी से। और लेकिन इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? ओनली नेहरू ने। और प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था सरदार पटेल ने। चलिए, वर्धा प्रस्ताव को मंजूरी बंबई में ही दी गई। वर्धा प्रस्ताव कब था? 14 जुलाई को। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा किसने लहराया था, फहराया था? अरुणा आसफ अली ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ये वही व्यक्ति हैं जिसने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। तो जिस व्यक्ति ने साइमन गो बैक का नारा दिया, उसी ने ये भारत छोड़ो का भी नारा दिया था। याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन भले गांधी जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन भारत छोड़ो को जो नारा है वो यूसुफ मेहर अली ने दिया। महात्मा गांधी ने अपने जो हरिजन पत्रिका, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1933 से किया था, में लिखा था कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानी आक्रमण को दावत देगी। अतः गांधी जी ने भारत को ईश्वर के हाथों में छोड़ जाने की अपील की और गांधी जी ने इसे अगस्त संकल्प कहा। वही बात ये थी, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, और ये चाइना का पार्ट है, यहाँ पे कहीं पे जापान है। तो अगर यहाँ पर ब्रिटिश रहते तो सीधी सी बात है, जापान यहाँ पे अटैक करते इंडिया के ऊपर। तो यही गांधी जी ने कहा था, क्योंकि ब्रिटिश और जापान अलग अलग लड़ रहे थे ना द्वितीय विश्व युद्ध में। इस वजह से गांधी जी ने कहा था कि अगर ब्रिटिश रहेंगे तो सीधी सी बात है, ये चारा रहेंगे जापान का, तो जापान अटैक कर सकती है। इस वजह से गांधी जी ने कहा ब्रिटिश से कि भाई आप यहाँ से चले जाओ और हमें भगवान के भरोसे छोड़ दे, जो होगा हम देखेंगे। इसे गांधी जी ने अगस्त संकल्प कहा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 में। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव मुंबई में हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अब देखो, दोनों में अंतर है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव तो 14 जुलाई में हुआ,
लेकिन इस बात का कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव बंबई में 8 अगस्त 1942 को हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू होता है वो कब होता है 9 अगस्त 1942 को मुंबई से। आंदोलन प्रारंभ होना था 9 अगस्त 1942 को से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जबकि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का ये यूसुफ मेहर अली ने, और करो या मरो का नारा गांधी जी ने। लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था। अब भाई जो लोग बहादुर होते हैं वो क्या है, वो मरते नहीं है, दूसरों को मारते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन का आह्वान करते हुए कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ। गांधी जी का जो टेलिस्मान है वही, ये आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो का। तो गांधी जी का मंत्र क्या था? करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का अस्तित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। यहाँ से लेकर या तो हम, ये वाला जो स्टेटमेंट है फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या तो हम भारत को आजाद करेंगे कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये एग्जाम में क्या करता है, स्टेटमेंट दे देता है, पूछता है गांधी जी ने ये कब कहा था, किस आंदोलन किससे रिलेटेड है ये। तो हम बोलेंगे, अब सीधी सी बात है, जान दे देंगे का मतलब है करो या मरो वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो करो या मरो वाला नारा कब दिया गया? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। आंदोलन का कार्यक्रम क्या थी, यानी कि किस प्रकार से आंदोलन को चलाना था। गांधी जी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के दिशा निर्देश दिए गए। तो पहला दिशा निर्देश क्या था? सरकारी सेवक त्यागपत्र नहीं दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है, किंतु कांग्रेस में अपनी राजभक्ति प्रकट करे। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो 1920 का असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे 1931 का जो सॉल्ट मार्च रहा हो, जिसको हम सीडीएम बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों में गांधी जी ने हर किसी से यही आह्वान किया था। इवन उसमें रोला टैक्स सत्याग्रह में भी गांधी जी ने यही आह्वान किया था कि सरकारी लोग अपना त्यागपत्र दे रहे हैं सरकारी। लेकिन 1942 का यही इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा था कि सरकारी लोग अपना रिजाइन ना करें। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। और लेकिन कहा था कि अपनी पोस्ट से रिजाइन ना करें, अपना नौकरी त्याग ना करें, लेकिन अपनी जो लॉयल्टी है वो कांग्रेस के प्रति शो करें। सैनिक अपने सहयोगियों व भारतीयों पर गोली ना चलाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद अगर उन्होंने सैनिक लगाए इस आंदोलन को दबाने के लिए, तो उन्होंने कहा था अब उन पे गोलियां ना चलाएं। छात्रों को यदि उनमें आत्मविश्वास हो तो शिक्षा का बहिष्कार करने का व स्कूल और कॉलेज त्यागने का सुझाव दिया गया कि अगर वो चाहें तो ये त्याग सकते हैं। किसान सरकार समर्थक जमींदारों को लगान अदायगी बंद करते। साथ में उन्होंने कहा था कि ऐसे जो किसान हैं, जो सरकार जो किसान ऐसे जमींदारों को जो सरकार का समर्थन करते हैं, उनको लगान देना बंद कर दे, ठीक है। और जो जमींदार सरकार का समर्थन नहीं करते हैं तो उनको लगान देती रहे। तो स्टेटमेंट में क्या पूछेगा कि कांग्रेस ने ये, यानी कि गांधी जी ने ये कहा था कि किसान सभी जमींदारों को लगान अदायगी बंद कर दे, नहीं सभी को नहीं, सिर्फ सरकारी समर्थकों की बात करी थी गांधी जी ने कि जो सरकार के समर्थक है सिर्फ उनको देना बंद कर दें, ठीक है ना, नॉट ऑल, ठीक है। इसके अलावा सरकार विरोधी जमींदारों को पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करें। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थे कि जितना वो मांग रहे हैं उतना नहीं, आपसी समझ के हिसाब से जितना आपका उपज रहा है, जितना आपकी बचत हो रही है। आगे देखते हैं। देशी रियासत के लोग राजाओं को तभी सहयोग करें जब भी सरकार विरोधी हो, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि उन राजाओं का भी विरोध करो जब भी सरकार के विरोधी हो। तो सरकार विरोधी की चीजों का विरोध कर रहे हैं गांधी जी। देशी रियासतों के शासक प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें व प्रजा से सहयोग करें। ये कह रहे हैं कि जो रियासत है वो सिर्फ अपना राजा वाली हुकूमत ना चलाएं। अब वो जनता की पावर है, ये समझे कि जनता ही संप्रभु होती है, इस सिद्धांत को स्वीकार करें और प्रजा से सहयोग करें। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी 8 यानी कि 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन स्टार्ट होना था, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले ही आंदोलन के जो प्रमुख मतलब सुबह, नॉट एक दिन पहले, 9 अगस्त की सुबह सुबह ही इस आंदोलन में बड़े लोगों को, जो बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो पूरा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर इसको कहा जाता है ब्रिटिश के द्वारा, के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी को मुंबई में गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित आगा खां पैलेस, कहाँ पे? आगा खां पैलेस पूना में रखा जाता है। तो किसे किसे पूना में रखा जा रहा है? गांधी जी को, यहीं पर उनके पीए होंगे महादेव देसाई को भी गिरफ्तार किया गया, सरोजिनी नायडू को भी, और कहाँ पे रखा गया था? आगा खां पैलेस में, ठीक है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों जैसे कि नेहरू, वल्लभ भाई पंत, पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य जेवी कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष, इन सबको गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया था? अहमदनगर जेल। अहमदनगर फोर्ट हुआ करता था किला, उसी को जेल में तब्दील कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में जयप्रकाश नारायण, देखो राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पे रखा गया था? पटना के बांकीपुर में। जयप्रकाश नारायण को कहाँ पे रखा गया था? हजारीबाग सेंट्रल जेल में।
जयप्रकाश जेल तोड़कर फरार हो गए व भूमिगत होकर उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। ठीक है, तो जो प्रकाश है ना, प्रकाश हमेशा आजाद रहेगा, तो ऐसे याद रखना कि जयप्रकाश, जो प्रकाश होता हमेशा आजाद रहेगा, तो जयप्रकाश ने आजाद दस्ता का गठन किया। अच्छा, जयप्रकाश को किस जेल में रखा गया था? जयप्रकाश को हजारी, तो देखो उसमें जा आ रहा, जा इसमें आ रहा, जा इसमें आ रहा। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद को क्या बांकीपुर, पटना में रहा, क्योंकि पटना ही से थे। अच्छा, बांकीपुर में 1912 में कांग्रेस का एक अधिवेशन भी हुआ था बांकीपुर में, याद रखिएगा। हजारीबाग सेंट्रल जेल तोड़कर जयप्रकाश नारायण के साथ कौन-कौन? योगेंद्र शुक्ल भी फरार हो गए थे। ये पूछा जा सकता है कि बांकीपुर जेल से, हजारीबाग जेल से कौन से 2 लोग फरार हुए थे? एक तो जयप्रकाश नारायण, दूसरे योगेंद्र शुक्ल। लेकिन बाद में योगेंद्र शुक्ल को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार करके फिर से पटना लाया गया और उनको फिर पटना जेल में रखा गया, राइट? शिव कुमार एवं रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, जो बिहार जिनका जीके है वो ध्यान दीजिए इनको। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। तो एक बार तो देखो, जैसे 1932 में भी सरकार ने ये कांग्रेस को बैन कर दिया था। ठीक है, 1934 तक इनके ऊपर बैन रहा और अभी 1942 के आंदोलन, जब भी आंदोलन हुआ है ना, 1931 वाला, 31 वाला और 1942 वाला, दोनों में सरकार ने कांग्रेस को बैन किया। आंदोलन की गतिविधियों की चर्चा करते हैं। राम मनोहर लोहिया समाजवादी हैं, जयप्रकाश नारायण समाजवादी, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली एवं सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री, इन सब ने अंडरग्राउंड होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, क्योंकि अगर ये बाहर आते तो ये सब पकड़े जाते, इसी वजह से सब लोग अंडरग्राउंड होकर छुप छुपा के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? जो पहले अस्थाई संविधान समिति, जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में लगातार 3 माह तक हड़ताल रही। इसे भारत का स्टालिनग्राद कहा गया है। ठीक है? स्टालिनग्राड स्टालिनग्राड जनरली रसिया का एक शहर है जहाँ पे बहुत हड़तालें होती थी, क्योंकि वहाँ पे मिल्स बहुत अधिक थे। अब ये पूछेगा कि 1942 के टाइम पे कहाँ पर 3 माह तक हड़ताल रही? और ऑप्शंस में आपको एक, पहले ही ऑप्शंस आपको मुंबई ज़रूर देगा, दूसरा देगा अहमदाबाद। देखो, तो याद अब हमें कैसे रखना है? मुंबई में भी क्यों देगा? क्योंकि मुंबई में भी हड़तालें रही होती थी। लेकिन याद रखना कि 1942 में बहुत अहम हो गया था हड़तालों को करना। इसी वजह से 3 माह की लंबी हड़ताल कहाँ पे रहेगी? अहमदाबाद में। और अगर आप भूल जाओ, देखो अहमदाबाद ऐसा लिखा जाता अहम, और 3 महीना तो 3 ऐसा लिखा जाता अहम, तो 3 महीने वाली हड़ताल अहमदाबाद में। सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा था, यूनिक आंदोलन कहा था इसको। ठीक है, क्यों कहा था? क्योंकि इसमें जनरली इसको किसान और विद्यार्थी आंदोलन भी कहा गया है, किसान और विद्यार्थी आंदोलन कहा गया है इसको। सरकार के द्वारा शीर्ष नेताओं को गिरफ्तारी के बाद आंदोलन की बागडोर युवा व उग्रवादी तत्वों के हाथ में आ गई। ये पूछा जाएगा कि जब सरकार ने बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो इसकी बागडोर किसने संभाली? तो युवा और जो उग्रवादी तत्व थे। देखो, बात ये है कि जब भी कांग्रेस का इतिहास लिखा गया है, जो भी ब्रिटिश इंडिया ने लिखा है, इंडियंस ने लिखा है, अगर कुछ भी मान लेते हैं कि उठा-पटक की घटना हो गई तो उनको कह देते थे ये तो उग्रवादी तत्वों की वजह से। अरे भाई, ठीक है, उग्रवादी तत्वों की वजह से नहीं है, वो सब क्रांतिकारी हैं। उग्रवादी तत्व क्या होते हैं? इंडियंस ही हैं ना। इनको उग्रवादी तत्व कहना ही गलत है। सरकारी भावनाओं भवनों पर आक्रमण, रेल पटरियों को उखाड़ा गया, पुल को तोड़ा गया, टेलीफोन की तार की लाइनों को काट दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था 1857 में यही टेलीफोन की और वो तार की इन्हीं लाइनों की वजह से ब्रिटिश को जल्दी से आदेश मिल गए थे और उन्होंने क्रांति कंट्रोल कर ली थी। तो उससे सीख लिया था उन्होंने। मजदूरों ने भी मुंबई, अहमदाबाद, पूना, जमशेदपुर आदि शहरों में हड़ताल की। मुंबई, अहमदाबाद जनरली अपनी मिल कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। मिल्स कॉटन के चलते थे, है ना? और जमशेदपुर में 1907 में ये आयरन वर्क्स होता था, यानी कि लौह इस्पात और कोयले का काम होता था। कोटाई में कठी स्वराज पंचायत का गठन हुआ। यही पूछेगा आपसे कि किस एरिया में कठी स्वराज पंचायत, तो कहाँ से कठी, कहाँ से कोटाई में इसका गठन हुआ था। आंदोलन के दौरान सुमति मुरारजी ने अच्युत पटवर्धन को रोज नई कार उपलब्ध कराई थी। अब ये बताओ, ये जो मुरारजी हैं, सुमति, इतनी सुमति थी इनमें कि अच्युत पटवर्धन को ये रोज नई कार देते थे चलने के लिए। दरभंगा के राजा ने सरकार की सहायता नहीं की थी, ये भी याद रखना। ठीक है, उन्होंने हेल्प नहीं की। अब ये स्टेटमेंट पता आर्या में क्यों दिया गया है? क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में आया होगा 3-4 स्टेटमेंट, और उनमें से एक होगा कि कौन सा गलत है। तो उनमें से गलत वाला उन्होंने लिख दिया, मतलब कौन सा सही है। तो दरभंगा के राजा ने सरकार की सहायता नहीं की। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ये होता है। इसके अलावा उस समय वायसरॉय कौन थे हमारे? लेनलितगो ने 1942 के आंदोलन को 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसने क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि असहयोग, सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 की क्रांति के बाद सबसे गंभीर कहा? तो क्या बोलोगे? लेनलितगो, जो वहाँ का वायसरॉय होगा वो, क्योंकि वायसरॉय ही ग्राउंड लेवल पे उसको कंट्रोल कर रहा होता है।
क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट भी चीज़ है। 1942 का जो ये है ना क्विट भारत छोड़ो आंदोलन, इसको मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको किसान और विद्यार्थी आंदोलन टैग किया जाता है। इसमें किसानों ने और विद्यार्थियों ने बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। जबकि 1920 का जो आंदोलन था, इसमें वकीलों की भी भागीदारी, शिक्षकों की भागीदारी भी अधिक रही थी। राइट? हाँ। वायसराय जो था लॉर्ड लिस्को ने गांधी जी के जो आंदोलनों को राजनीतिक फ्रॉती कहा था। ये कहा था ये राजनीतिक फ्रॉती करते हैं, जो भी आंदोलन करते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं और अंत में कह देते हैं ये तो भगवान की इच्छा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिलितगो ही वायसराय थे। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन का अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था। किस आंदोलन से बोलते हुए? आंसर होगा किस आंदोलन से? बर्लिन आंदोलन। अब ये बताइए बर्लिन शहर कहाँ पर है? वेयर इज बर्लिन लोकेटेड? तो बर्लिन हमें पता है कहाँ पर है, जर्मनी में है, ये सुन लो। ठीक है। अब ये जर्मनी पहुंचे कब थे? जर्मनी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे कब, किस तारीख को थे? तो ये जो पहुंचे थे ये 1941 के बाद पहुंचे थे। ये रसिया से जर्मनी पहुंचे थे, वहीं पर उन्होंने अपना क्या है बर्लिन रेडियो स्टार्ट किया था और जर्मनी से ही इन्होंने 2 नवंबर जर्मनी से ही उन्होंने एक नारा दिया था जय हिंद। तो जय हिंद का जो नारा है ना वो जर्मनी का ही है। इसके अलावा 2 नवंबर 1941 को इन्होंने फ्री इंडिया नाम की एक संस्था स्थापित करी थी, वो भी कहाँ पे? जर्मनी में। तो जर्मनी से रिलेटेड सुभाष चंद्र बोस की 3 चीजें याद रखिएगा। एक तो बर्लिन रेडियो का गठन की शुरुआत, इसके अलावा जय हिंद का नारा और फ्री इंडिया नाम की संस्था एक जर्मनी में ही स्टार्ट उन्होंने करी थी। ठीक है, फ्री इंडिया सेंटर उन्होंने यहीं पर बनाया था। इसके अलावा बर्लिन रेडियो से बोलते हुए उन्होंने अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था। पूसा मेहता ने मुंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना करी थी, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन जिसका पता नहीं चलता था कि ये कहाँ से प्रसारित हो रहा है और क्रांतिकारियों की जो योजनाएं थी इसी पर प्रसारित होती थी। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर प्रसारण करते थे, ये बोलते थे उस पे। जांबूसर यानी कि बड़ौद गुजरात के एरिया है, जांबूसर में मेघजी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, तो ये गुजरात वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में अधिक तीव्र था। किस-किस एरिया में? पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब समझ में आ रहा है? ये वाला जो बलिया, गोरखपुर ये वाला एरिया। बिहार में मिदनापुर यानी कि बंगाल का एरिया है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ था। पूर्ववर्ती आंदोलनों की अपेक्षा यह अधिक स्वतः स्फूर्त था, यानी कि सेल्फ एनर्जाइज्ड था, सेल्फ मोटिवेटेड था, सेल्फ गाइडेड था। इसमें कुछ क्योंकि इसको क्यों कहा गया है स्वतः स्फूर्त? क्योंकि इसमें जो बड़े नेता थे ये भले ही पकड़े गए थे सुबह में ही, बट फिर भी आंदोलन चलता रहा। बिहार एवं संयुक्त प्रांतों में सर्वाधिक दंगे हुए। चलिए, अतः भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त क्रांति कहा गया है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हमें याद रखना है कि गांधी ने सरकार ने जिस तरीके से बहुत हिंसक तरीके से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी थी, तो गांधी ने सरकार की ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा है इसी आंदोलन में। आगे देखते हैं, आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार है। इससे पहले भी हमने बात करी थी, जैसे कि मंजरी सेना और बानर सेना। मंजरी सेना और जो बानर सेना है वो हमें पता है 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें हुई थी। तो वो समानांतर सरकारों की स्थापना, हालांकि समानांतर सरकार 1931 के आंदोलन में सोलापुर में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। अब ये देखो 4-5 दे दिया, तो याद रखना जो सोलापुर में हुआ था समानांतर सरकार, ये नमक वाले आंदोलन में हुआ था। देखो, बलिया में समानांतर सरकार, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, चित्तू पांडे के नेतृत्व में सिर्फ 1 सप्ताह तक ये टिकी थी, अगस्त 1942 में। सबसे पहले बलियाई में स्थापित हुई थी। फिर तामलुक की जातीय सरकार, यानी कि मिदनापुर बंगाल में तामलुक में जातीय सरकार सतीश सावंत ने एस्टैब्लिश किया था। किसने? सतीश जातीय सामंत, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। फिर सतारा की प्रति सरकार, ये वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल ने 1943 से 1945 तक चली है। यानी कि सबसे लंबे समय तक कौन सी सरकार चली है? ये सतारा वाली। सबसे कम बलिया वाली सिर्फ 1 सप्ताह। कोरापुट उड़ीसा में लक्ष्मण नायक ने स्टार्ट करी थी। नाम क्या है? लक्ष्मण जी ने। अब इतना याद रखिएगा कि जो सतारा की जो प्रति सरकार है, ये जनरली जो कुनबी जो कृषक थे उनके द्वारा इसको सपोर्ट मतलब ये चला रहे थे। डोमिनेट जनरली इसमें जो भागीदारी थी वो कुनबी पीजेंट्स की थी और दलितों का भी सपोर्ट था। 1946 तक ये चलती रही। हालांकि सरकार ने इनके ऊपर बड़े अत्याचार किए, इसको सप्रेस करने की कोशिश करी, ये तब भी चलती रही। और बाद के टाइम पे तो ऐसा भी हो गया था कि कांग्रेस ने इनसे अपना समर्थन भी नहीं दिया था, तब भी ये कंटिन्यू चलते रहे। तो ये कब तक जारी रही? 1940 तक। इलेक्शंस डिस्पाइट आईएनसी डिसअप्रूवल, हालांकि कांग्रेस ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था बाद में, तब भी ये चलती रही।
चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो यार, पता क्या करना पड़ेगा हमें, इनका क्रिम कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी सरकार स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना? अब उसके लिए बस ऐसा है, देखो, एक चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये बीटीएस आर्मी आप पढ़ते हो? बीटीएस आर्मी, ये कोरिया वाला बीटीएस। तो बी से बलिया, टी से तामलुक और एस से सतारा। ये बस ये चक्कर में याद रखना, बीटीएस। हाँ। उड़ीसा के तलचर में भी समानांतर सरकार बनी थी। तो कोरापुट उड़ीसा में 2 जगह पर बन रही हैं। एक तो ये कोरापुट में और दूसरी कहाँ पे? तालचर में। चलिए, ताम्लुक जो यानी कि बंगाल के एरिया में विद्युत वाहिनी का भी गठन हुआ था ताम्लुक में। और कटक उड़ीसा में रक्त वाहिनी का हुआ था। अब याद कैसे करेंगे कि रक्त वाहिनी कहाँ पे? तो देखो, रक्त जब भी आप किसी को कट करोगे तो रक्त बहता है, ठीक है? और ताम्लुक का मतलब जो तामा होता है वो विद्युत को संचालक होता है, तो यहाँ पर विद्युत वाहिनी का भी गठन हुआ। ताम्लुक की विद्युत वाहिनी की भगनी सेना एवं विप्लवी मुखपत्र था। ताम्लुक की जो विद्युत वाहिनी का गठन हुआ था, ताम्लुक में जो समानांतर सरकार थी, उसमें एक संगठन बना था विद्युत वाहिनी, और विद्युत वाहिनी है जो 2 प्रकार का न्यूज़पेपर चलाती थी। एक तो भगनी सेना और दूसरा विप्लवी मुखपत्र। क्योंकि हमें ये पता है बंगाल के रीजन में ही ज़्यादातर जो आइडियाज़ प्रोपेगेट करे गए हैं, एक तरफ से रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी तो स्टार्ट रही, लेकिन दूसरी तरफ से ये मुखपत्र बहुत ज़्यादा प्रकाशित किए जाते थे। तो कौन-सा? भगनी सेना और विप्लवी जो मुखपत्र था वो किसका था? विद्युत वाहिनी का था। और विद्युत वाहिनी कहाँ पे? ताम्लुक में। और कब? 1942 के आंदोलन में। सतारा में न्याय मंडल या न्याय दान मंडलों यानी कि जन अदालतों का गठन किया गया। गांधी विवाहों का आयोजन और शराबबंदी अभियान शुरू किए गए। ये कहाँ पे? सतारा में। देखो, सतारा का मतलब ये है, अब जो जो तारा होता है ना, तो ताराओं को क्या होता है? मंडल होता है कि नहीं होता? तारों का मंडल होता है, तो हमें यहाँ से याद रहेगा कि सितारा में न्याय मंडलों का। और गांधी विवाह कहाँ पे? तो गांधी जब जो भी विवाह होते हैं, उन्होंने पूरा घर हमारा जो होता है वो जो इतना ज़्यादा डेकोरेट होता है कि वो तारों के जैसा लगने लगता है, ठीक है? और शराबबंदी का आयोजन भी किया गया। तो याद करने के तरीके बता दिए हैं। तामलुक में मातंगनी हजारा एक 73 वर्ष की विधवा पुलिस की गोली से मारी गई थी। एक भीड़ को ये लीड कर रही थी मातंगनी हजारा, राइट? आगे देखते हैं, विभिन्न वर्गों की भागीदारी किसकी कैसे रही। छात्र एवं महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, और सबसे पहले महिलाओं ने किस आंदोलन में भाग लिया था? ये जो 1905 का बंग भंग आंदोलन था। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर उन्होंने किस में भाग लिया था? सबसे अधिक भागीदारी जो थी वो 1931 के उसमें थी, आंदोलन में। जब ये जो थी ना, हमने कमला चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को राजी कर लिया था कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करी जाए। इनमें कौन-कौन महिलाएँ थीं? उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाएँ इसमें प्रमुख थीं। किसान इस आंदोलन की रीढ़ थे। मैं बार-बार अभी कहते आया हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 1942 के आंदोलन में किसान जो था, जो बेस था वो सबसे ज़्यादा था। कुछ म ज़मींदारों ने भी इसमें भाग लिया था, ऐसा नहीं है कि सारे ज़मींदारों, क्योंकि कांग्रेस ने क्या कहा था कि जो ज़मींदार सरकार के वफ़ादार हैं, उनका विरोध करना, सरकार के वफ़ादारों का, बाकी तो सब अपने साथ हैं। निचले स्तर पर पुलिस व प्रशासन ने भी आंदोलन का सहयोग किया, ये भी याद रखना, लोकल लेवल पर, और जिससे सरकार को अपने अधिकारियों में विश्वास समाप्त हो गया था। इसी वजह से सरकार को और अब लगने लग गया था कि अब हमें इंडिया से भागना चाहिए, क्योंकि अब जो लोकल लेवल का जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो भी हमारा साथ नहीं दे रही है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फिर ये ब्रिटिश भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे, मतलब जल्दी से ब्रिटिश भारत क्विट करने की कोशिश क्यों करी है, तो उसका एक बड़ा कारण यही था कि लोकल लेवल पर पुलिस और प्रशासन ने 1942 के आंदोलन में ब्रिटिश का साथ नहीं दिया। इसके अलावा छात्र, मजदूर, किसान इस आंदोलन के आधार थे। ठीक है ना? तो इसको एक मैं निमोनिक से इस्तेमाल करता हूँ, सफल, SFL। ये सफल क्यों हो पाया? 1942 का आंदोलन सफल की वजह से, S से स्टूडेंट, F से फार्मर और L से लेबरर्स की वजह से। याद रखना, 1942 सफल हो पाया, सफल की वजह से। उच्च वर्ग एवं नौकरशाही सरकार के वफादार रहे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उच्च वर्ग का मतलब क्या है? जो अपर कास्ट के लोग थे, अब सब भी नहीं, और जो नौकरशाही का मतलब है जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो सरकार के वफादार रहे। निम्न मध्यम वर्ग ने सक्रिय योगदान दिया, इसलिए डॉक्टर रंभा प्रसाद ने इसे विद्यार्थी किसान मध्यम वर्गीय विद्रोह कहा है। राइट? हाँ, अब एक चीज़ इतना याद रखना कि यहाँ पे हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, पुलिस व प्रशासन ने भी, निचले स्तर पर जो पुलिस प्रशासन था, वो उन्होंने तो गांधी जी का साथ दिया है, लेकिन जो अपर लेवल के लोग थे, उन्होंने कांग्रेस उसका अंग्रेज़ों का साथ दिया। मुसलमानों ने भूमिगत आंदोलनकारियों को प्रत्यय दिया, व आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। आंदोलन के दौरान तो नहीं होंगी, बट 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे जब होगा 16 अगस्त को, तब ये होगा नरसंहार। साम्यवादी यानी कि जो कम्युनिस्ट थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा यूनिस्ट पार्टी और पंजाब आंदोलन से ये सब अलग रहे। ये इन्होंने आंदोलन में भाग नहीं लिया।
मुस्लिम लीग ने तो आंदोलन के विरोध में भी प्रचार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे से नजदीक आ गए। भाई एक मतलब मुस्लिम लीग जो मुसलमान कांग्रेस के जो मुसलमान थे और जो अंग्रेज थे आपस में क्यों थे? क्योंकि दोनों ही कांग्रेस से घृणा कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया था और मुसलमानों को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलनों के पृथक रहने को कहा। तो सीधी-सी बात है भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज और मुसलमान एक साथ थे, क्योंकि मुसलमानों ने इस आंदोलन का विरोध किया था। कांग्रेसी नेता हैं सी राजागोपालाचारी, हमें ये पता है जिसने राजागोपालाचारी फॉर्मूला दिया था, भी भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहे तथा युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब सी राजागोपालाचारी को लगा कि अब पाकिस्तान बिना बने काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने 1942 में एक ड्राफ्ट दिया था कांग्रेस कार्य समिति को कि उसमें दिखाया गया था कि पाकिस्तान को एक अलग राज्य दे सकते हैं। तो इस बात से कांग्रेस के लोग चिढ़ गए, तब महात्मा गांधी ने इनको सजेस्ट किया कि भाई आप संन्यास ले लो, तो इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस वजह से इन्होंने कांग्रेस छोड़ो आंदोलन का भारत छोड़ो आंदोलन में ये अलग ही रहे, उसमें ये पार्टिसिपेशन नहीं किए और युद्ध प्रयासों का समर्थन भी किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, क्योंकि 1940 से 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता तक संघ ने किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका नहीं निभाई है। ये चीज याद रखने की है। आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल की पत्नी रामप्यारी देवी ने बांकीपुर कहाँ पर है? पटना में 1912 में अधिवेशन हुआ था, में सभा को संबोधित किया और लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया। अब एक चीज याद रखना है, महात्मा गांधी ने सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान नहीं किया था, जबकि जगत नारायण लाल की जो पत्नी है रामप्यारी देवी ने क्या कहा था? प्यारो आप अपनी नौकरी से प्यार करना छोड़ दो और नौकरी छोड़ दो, ऐसे याद रखेंगे। गांधी जी ने नहीं कहा था, गांधी जी ने कहा था कि सरकारी नौकरी आप ना छोड़ें, उसमें पद पर बने रहें, लेकिन अपनी जो लॉयल्टी है, शो योर लॉयल्टी टुवर्ड्स कांग्रेस। बिहार में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था, तो ये बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? बलदेव, तो महाधिवक्ता वक्ता बलदेव ने। कांग्रेस क्रांति के दौरान शंकर राव देव ने अहमदनगर फोर्ट से अपनी मुक्ति के लिए वायसराय के पास क्षमा याचना पत्र लिखा था। तो क्षमा याचना पत्र लिखने वाले कौन है? देवों को देव स्वयं शंकर देव। भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए मध्य प्रांत यानी कि आज का मध्य प्रदेश के जज थे टी विकेंडन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई, जिसने 29 नवंबर 1943 में सरकारी रिपोर्ट दी। तो अब हमें इसे क्या याद रखना, इसकी तारीख याद रख लो। ये पूछेगा कि टी विकेंडन रिपोर्ट कब? 29 नवंबर 1943 को। और टी विकेंडन कहाँ के जज थे? मध्य प्रांत के जज थे। और किस लिए इनकी कमेटी बनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अब स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार तुरंत आजादी की मांग की गई, वरना अब तक तो सिर्फ अपनी बात मनवाने की बात थी, इस बार तुरंत आजादी की बात की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, कह सकते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय तक आ जाती। अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, इंडिया जो आजाद हुआ है, देखो इंडिया जो स्वतंत्र हुआ, ठीक है, ये तो 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके अनुसार, लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है इंडिया में, ट्रांसफर ऑफ पावर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार हुआ। ये दो फैक्ट आपको बार बार याद रखने हैं। आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता पर कहा कि कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ है। हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर गर्व है। और इन्होंने ही इसको क्या कहा था? अद्वितीय आंदोलन कहा था। इसको क्या कहा था वल्लभ भाई पटेल ने कि एक ऐसा आंदोलन है, अद्वितीय आंदोलन। गांधी जी ने चर्चिल को लिखा कि मैं यहाँ गंभीर विद्रोह से लड़ रहा हूँ, इसकी व्यापकता को विश्व की दृष्टि से अब तक छिपाया गया है। ठीक है, यानी कि विश्व पर इसको नहीं दिखाया गया कि कितना गंभीर आंदोलन भारत में चल रहा है। आजादी हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। गांधी जी का कथन था इसी आंदोलन से संबंधित। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होने वाले कार्यों की रूपरेखा हरिजन पत्रिका में केजी मसरूवाला ने तैयार की। हरिजन पत्रिका में बार बार कहता हूँ 1933 गांधी जी ने स्टार्ट किया था, इंग्लिश में पब्लिश होता था। तो आंदोलन में जो कुछ भी होता था, ये सब की जो रूपरेखा है वो केजी मसरूवाला प्रस्तुत करते थे। तो मसरूवाला मशहूर थे, ठीक है, रूपरेखा प्रस्तुत करने में। इसके अलावा जितने भी पत्र आते थे ना गांधी जी को, वो भी गांधी जी अपने हरिजन में ही उनको पब्लिश कर देते थे। जूडिथ ब्राउन की पुस्तक गांधी राइज टू पावर, गांधी राइज टू पावर इंडियन पॉलिटिक्स 1952-1922 में गांधी के सहयोगियों को सब कॉन्ट्रैक्टर कहा गया। सब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये था कि मेन जो फिगर है आंदोलन में वो महात्मा गांधी हैं,
बाकी इनके जो आस-पास के नेता हैं, वो बस इनको घेर के रखते हैं, छोटे-छोटे दलों को इकट्ठा कर सकते हैं, बड़ी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। ये कहना था जूडिथ ब्राउन का अपनी पुस्तक गांधीज़ राइज़ टू पावर में। महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन है? अमेरिकन पत्रकार लुई फिशर, जिन्होंने 1950 में द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की रचना करी। अब 2 चीज़ें याद रखना है। देखो, 1930 का जो आंदोलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी के साथ थे वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार, और 1942 का जो आंदोलन था, इसमें थे लुई फिशर। ठीक है? तो लुई फिशर ने इनकी जीवनी लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। फिशर भारत छोड़ो आंदोलन में उपस्थित थे, बता दिया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी कि ये कांग्रेस का विद्रोह है, पूरे भारत का नहीं है, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताया कि ये तो नॉर्मल तरीका है सरकार का कि सरकार लोगों को असह्य तनाव यानी कि अनकंफर्टेबल स्ट्रेस में रखती है, क्योंकि हमें आंदोलन करना पड़ता है क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, हमें आज़ादी नहीं दे रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड बेविल भारत के प्रधान सेनापति 1941 से 1943 तक थे। अब याद रखना, बेविल का जो कार्यकाल है वो 1944 से स्टार्ट होता है, जब बेविल प्लान प्रस्तुत किया था उन्होंने आते ही। इससे पहले बेविल क्या काम करता था? ये भारत का प्रधान सेनापति यानी कि कमांडर हुआ करता था, कमांडर इन चीफ आर्मी का। तो बेविल ने 2 पदों को सुशोभित किया है। पहले कमांडर इन चीफ था, बाद में ये गवर्नर जनरल बना इंडिया का, वायसरॉय बना 1944 से। आगा खां पैलेस में क्या था? ज़रा देखते हैं। सरकार ने गांधी जी पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वो आंदोलन में हो रही हिंसा की निंदा करें, क्योंकि गांधी जी को हिंसक प्रवृत्ति पसंद नहीं थी। तो सरकार अब प्रेशर डाल रही थी कि निंदा की हिंसा करें, जिससे कि ये हिंसा बंद हो जाए और कांग्रेस को और सरकार को एक अवसर मिले इस आंदोलन को और दबाने का। किंतु गांधी जी ने सरकार को मना कर दिया। तो याद कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? गांधी जी ने इस बार हिंसा को क्या सपोर्ट किया? द क्वेश्चन इज दैट। और कहा कि इस हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी नीतियां ही उत्तरदायी हैं, और इसी वजह से सरकार को गांधी जी ने इनकी दमनकारी नीतियों को क्या कहा था? शेर जैसी हिंसा कहा था। सरकार शेर जैसी हिंसा, गांधी जी ने कहा था भाई अब हम हिंसा को क्यों मना करें, कि जो हिंसा हो रही है इसी वजह से, क्योंकि आपने दमनकारी नीति अपनाई है। गांधी जी ने सरकारी दमन के विरोध में 10 फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया था। कितने दिन का उपवास रखा था? 21 दिन का, 10 फरवरी को। ठीक है? इससे गांधी जी का जीवन खतरे में पड़ गया। जब सरकार ने गांधी जी को रिहा करने से मना कर दिया, तो इस फैसले के विरुद्ध गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के 3 भारतीय सदस्यों, कौन-कौन? एच.पी. मोदी, एम.एच. अणे और ए.एन.आर. सरकार ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये 3 नाम याद रखना। अब चूंकि ये 3 है तो चौथा ऑप्शन एग्जाम में बड़े आराम से बना के दे सकते हैं कि जब गांधी जी को रिहा करने से मना किया तो किन 3 लोगों ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो एक तो मोदी जी ने, एक अणे ने और एक सरकार ने। मोदी की अणे सरकार, यानी कि मोदी सरकार बनाने पर अणे ना, तब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, अब जब सरकार ने गांधी जी को रिहा करने से मना कर दिया, तो इसी संबंध में जो चर्चिल था उसका एक कथन बहुत फेमस है। क्या है? कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हों, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा हो। ये कथन चर्चिल का है, और कब जब गांधी जी को रिहा करने से ये मना कर रहे हो। कह रहे हैं कि दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम हर एक जगह जीत रहे हैं, लेकिन गांधी जी के सामने कैसे झुक सकते हैं। 9 मई 1943 को गांधी जी फाइनली रिलीज कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आगा खां पैलेस, जो कि पूना में है, नजरबंद गांधी जी का दाह संस्कार करने की भी पूरी योजना सरकार ने बना ली थी। उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑपरेशन रूबिकॉन आगा खां पैलेस में गांधी जी के उपवास या आमरण अनशन से संबंधित कूट शब्द था। ठीक है? जिसके तहत, कूट का मतलब होता है कोड वर्ड था, जिसके तहत अंग्रेजों के द्वारा गांधी की मौत का इंतजार किया जा रहा था, और जिसकी सूचना विभिन्न प्रांतों में इस कूट कोड के माध्यम से दी जानी थी कि अगर गांधी जी की डेथ हो जाती है अमरण अनशन करते समय, तो हम कह देते हैं कि ऑपरेशन रूबिकॉन लागू कर दिया जाए। 15 अगस्त 1942 को गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई की आगा खां पैलेस में निधन हो जाता है। ये तारीख याद रखिएगा, कब है डेथ ऑफ महादेव देसाई? 15 अगस्त। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी से 5 वर्ष पहले महादेव देसाई का देहांत हो जाता है। ये उनका पीए थे। महादेव देसाई ने ही, गांधी जी ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, अपनी जीवनी, वो तो गुजराती में लिखी थी। तो ये जो पुस्तक आप बार-बार सुनते हैं ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये इसका ये ट्रांसलेशन है। ये ट्रांसलेशन ही किया है किसने? महादेव देसाई ने। 1944 में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का आगा खां पैलेस में निधन हो गया। तो कस्तूरबा गांधी की डेथ कब हुई? 1944 में, और वो भी कहाँ पे? इसी आगा खां पैलेस में डेथ। तो सैक्रिफाइसेस तो हमारे लोगों ने दिए हैं। गांधी जी को लोग बुरा भला कहें, मैं भी कई चीज़ों पर उनको क्रिटिसाइज करता हूँ, गालियाँ नहीं, बट सैक्रिफाइसेस हम सब ने दिए हैं। कुछ के नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, कुछ को हम जानते नहीं हैं, गुमनामी की ज़िंदगी में है वो। तो ओवरऑल ये था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आपको मेरा कंटेंट एक्चुअल में ही पसंद आ रहा है, तो ही आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं होगी।
धन्यवाद।